नमस्कार दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है यह राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित है। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, आज का दूसरा वीडियो है। तो आइए चलते हैं हम आज की सभ्यता की ओर। आज हमारी पहली सभ्यता है, उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है, ये जो सभ्यता है ये कौन से ज़िले में है? गणेश्वर सभ्यता है इस सीकर जिले में है और नीमका थाना से कुछ दूरी पर गणेश्वर नामक स्थान पर है। यानी गणेश्वर सभ्यता है यह सीकर जिले में है, नीमका थाना से कुछ दूरी पर गणेश्वर नामक स्थान पर है। और ये जो सभ्यता है कांतले नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। यानी गणेश्वर सभ्यता कांतले नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। और इस सभ्यता का जो कालक्रम है वह कालक्रम रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व माना गया है। यानी गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम है वह रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर 2800 ईसा पूर्व माना गया है। और इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्खनन कार्य किया गया था रत्नचंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार, इन दोनों के द्वारा किया गया था। 1977 ईस्वी में किया गया था। यानी गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है जो किसके द्वारा किया गया? रत्नचंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के द्वारा 1977 ईस्वी में किया गया। यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसमें देखो क्या क्या प्राप्त हुआ है। ताम्रयुगीन सभ्यता, यहाँ पर ताम्रयुगीन उपकरण कुल्हाड़े आदि प्राप्त हुए हैं। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने उपकरण पहली बार मिले हैं। यानी गणेश्वर सभ्यता ऐसी सभ्यता है यहाँ पर इतने उपकरण एक साथ पहली बार प्राप्त हुए हैं। भारत की अन्य सभ्यता में एक साथ प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे, फरसे और बाणागर आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता में मछली पकड़ने कांटे प्राप्त हुए थे? उत्तर गणेश्वर सभ्यता में। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो और भी प्राप्त हुए थे, जैसे तीर, सुइयाँ और भाले आदि उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए थे। यानी मछली पकड़ने कांटे, फरसे, बाणाग्र, तीर, सुइयाँ, भाले आदि प्राप्त हुए थे। ये सभी उपकरण हैं वो 99% तांबे से निर्मित थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ के जो लोग थे वो तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे। एक धातु में दूसरी धातु मिलाकर के हथियार बनाना नहीं जानते थे। तो यहाँ के जितने भी उपकरण हैं वो उपकरण 99% तांबे से बने हुए मिलते हैं। यानी इसमें अन्य धातु का मिश्रण नहीं मिलता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यता हैं उन सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। इसलिए इस गणेश्वर सभ्यता को दूसरे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, क्योंकि यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस कारण गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? उत्तर गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय रत्नचंद्र अग्रवाल को दिया जाता है। गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रत्नचंद्र अग्रवाल को दिया जाता है। गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। गणेश्वर उत्खनन से प्राप्त दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन इसकी विशेषता मानी गई है। यानी पूछा जा सकता है कि दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन किस सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई है? उत्तर गणेश्वर की सभ्यता में हमें प्राप्त हुई है। दो प्रकार की संस्कृतियों के बर्तनों के यहाँ पर उल्लेख मिलते हैं। दो प्रकार की संस्कृतियों के बर्तनों के यहाँ पर उल्लेख मिलते हैं। एक तो हड़प्पा कालीन संस्कृति के बर्तन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। दूसरे प्राचीन राजस्थान की जो संस्कृति और शिल्प
कला के बर्तन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आगे हैं, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त होते हैं। एंड मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं उन्हें कृपण वर्णी मृदभांड कहा जाता है। यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनको मृदभांड कहते हैं, उन्हें कृपण वर्णी मृदभांड कहा जाता है या कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता के जो मकान हैं, गणेश्वर सभ्यता के जो मकान बने हैं वे मकान पत्थरों से बने हैं, इसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता में जो मकान बने हुए हैं उन मकानों को बनाने में पत्थर का उपयोग किया गया है, इनमें ईंटों का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता, जो छोटी सी सभ्यता थी। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये आपको अवश्य पसंद आएंगे और आप इन्हें पढ़ेंगे, परीक्षा में पूछ जाएंगे तो आप इनके उत्तर आराम से दे सकते हैं। आगे दूसरी सभ्यता की ओर हम बढ़ते हैं। आज की दूसरी सभ्यता है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कौन से ज़िले में है? बैराट सभ्यता है जो जयपुर ज़िले में है। इस बैराट सभ्यता से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, जो आगे मैं बता दूंगा। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रहा विराटनगर। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो बैराट सभ्यता है यह बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बाणगंगा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अर्जुन की गंगा के नाम से। यह ऐसे पूछा जा सकता है अर्जुन की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा बाणगंगा नदी को जाना जाता है। मत्स्य जनपद और बैराट का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। यानी मत्स्य जनपद और बैराट का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? महाभारत में मिलता है। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने बैराट सभ्यता का उत्खनन करवाया। जो जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने बैराट सभ्यता का उत्खनन करवाया। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बैराट सभ्यता का उत्खनन किस शासक के द्वारा करवाया गया या किस शासक के कार्यकाल में हुआ? उत्तर जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय। यहाँ पर 3 डोंगरी हैं जिनमें उनके नाम इस प्रकार से हैं: बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, गणेश जी की डोंगरी। ये 3 डोंगरियाँ हैं, इन पर उत्खनन कार्य करवाया गया। और यहाँ पर उत्खनन कार्य किसको द्वारा करवाया गया? दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1936 से 37 में यहाँ पर उत्खनन कार्य है जो करवाया गया है। यानी बैराट सभ्यता है, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, गणेश जी की डोंगरी। और यहाँ पर इनका उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936 और 37 में किया गया था। यहाँ पर देखो शिलालेख मिले हैं। कौन कौन से शिलालेख मिले हैं? यहाँ पर देखो भाबरू का शिलालेख मिला है जो बीजक की पहाड़ी से खोजा गया है। यह जो अशोक से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि भाबरू का शिलालेख बैराट सभ्यता में किस पहाड़ी से खोजा गया? बीजक की पहाड़ी से। यह पूछा जा सकता है बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता स्थल से संबंधित है? उत्तर बैराट से हो जाएगा। या बैराट में जो बीजक की पहाड़ी है वहाँ से कौन सा शिलालेख खोजा गया? भाबरू का शिलालेख। यह पूछा जा सकता है भाबरू का शिलालेख तो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था, वह कौन से शासक से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा अशोक से संबंधित है। यहाँ की जो शैली है, भाबरू शिलालेख की जो शैली है वो शैली कैसी है? बुस्टोफिदन शैली है। यानी भाबरू का जो शिलालेख है वो बुस्टोफिदन शैली में खुदा हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाबरू का शिलालेख कौन सी शैली में खुदा हुआ है? उत्तर जाएगा बुस्टोफिदन शैली में खुदा हुआ है। और इसी शिलालेख पर अशोक द्वारा
इसी शिलालेख में अशोक द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था, उसका उल्लेख भी इसी शिलालेख पर मिलता है। इसी शिलालेख में अशोक को मगध का राजा भी कहा गया है और बौद्ध धर्म का अनुयायी भी कहा गया है। यानी इस शिलालेख से जो जानकारी मिलती है अशोक के बारे में वो मिलती है कि अशोक ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया, अशोक को मगध का राजा भी कहा जाता था और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ये तीनों बातें इस शिलालेख से हमें प्राप्त होती हैं। आगे बीजक की पहाड़ी पर जो एक कलश मिला है, बीजक की पहाड़ी पर हमें एक सोने का कलश प्राप्त हुआ है। इस सोने के कलश में गौतम बुद्ध की हस्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। तो यानी बीजक की पहाड़ी पर सोने का कलश प्राप्त हुआ है और उस कलश में गौतम बुद्ध की हस्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि बीजक की पहाड़ी पर जो सोने का कलश मिला था उसमें किसकी हस्तियाँ प्राप्त हुई थी। उत्तर जाएगा गौतम बुद्ध की हस्तियाँ प्राप्त हुई थी, या गौतम बुद्ध की हस्तियाँ एक सोने के कलश में प्राप्त हुई थी। वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई थी? बेरठ सभ्यता से प्राप्त हुई थी। कौन सी पहाड़ी पर? बीजक की पहाड़ी पर। तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ये महत्वपूर्ण सभ्यता है बेरठ सभ्यता, इसको अवश्य पढ़ें। अब इसका जो उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा एक बार तो करवाया गया था 1936-37 में, दूसरी बार यानी एक बार तो 1936-37 में करवाया गया था, दूसरी बार इसका जो सर्वेक्षण किया गया और पुनः इसका उत्खनन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? एन सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद में उसका पुनः उत्खनन किया गया 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। यानी उसका सर्वेक्षण और पुनः उत्खनन किसके द्वारा किया गया? 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखो इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति के प्रमाण पाषाण काल से प्राप्त होने लगे हैं। यानी इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखो जो मृद भांड है, मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका निर्माण जो कम पके हुए तथा रेत से निर्मित बेडल और भोंडे होते हैं, यानी इनका जो आकार इतना सुंदर नहीं होता है, ऐसे होता है अटपटी से ये जो बर्तन बने हुए हैं। कुरूप आकार के जो बर्तन यहाँ पर मिलते हैं। पात्रों पर उकेरण विधि से अलंकरण किया गया है। जो मिट्टी के पात्र बने हुए हैं इन पर उकेरण विधि से अलंकरण किया गया है, इनकी सजावट की गई है। जो यहाँ पर पात्र मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, उन पर काला और लाल रंग उपयोग हुआ है। आगे स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांडों वाली संस्कृति के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। स्लेटी रंग की जो चित्रित मृद भांड हैं, मृद भांडों वाली संस्कृति के यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। जो बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता के लोग हैं लोहा धातु से परिचित थे। दोस्तों बेराट सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहा धातु से क्या थे? परिचित थे। उत्खनन में प्राप्त लोहे के तीर और भाले महत्वपूर्ण हैं। तीर और भाले महत्वपूर्ण है। बेराट सभ्यता में उत्खनन में सूती कपड़े में बंदी मुद्राएं और पंचमार्क सिक्के मिले हैं। जो बेराट सभ्यता है, इस बेराट सभ्यता में सूती कपड़े में बंदी मुद्राएं और पंचमार्क सिक्के मिले हैं। 1999 में बीजक की पहाड़ी पर अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। यानी 1999 में बीजक की पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बीजक की पहाड़ी पर मिले हैं। सबसे पहले मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बीजक की पहाड़ी बेराट सभ्यता से मिले हैं। यहाँ की जो लिपि है वो शंख लिपि मिलती है। बीजक की पहाड़ी पर यूनानी सिक्के मिलते हैं। बीजक की पहाड़ी पर कौन से सिक्के मिलते हैं? यूनानी सिक्के मिलते हैं। दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा यहाँ के मंदिरों स्तूपों को ध्वस्त करवाया गया था। यानी दयाराम साहनी कहते हैं
कि यहाँ एक शासक हुआ था, हूण शासक मिहिरकुल, उसके द्वारा यहाँ जो मंदिर थे, स्तूप थे, उनको तोड़वाया गया था। 1937 ईस्वी में बाबरू शिलालेख बाबरू पहाड़ी से अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण 2 प्रमुख लेख भी प्राप्त हुए हैं। यानी 1937 ईस्वी में बाबरू पहाड़ी से अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण 2 शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे अशोक की बुद्ध धर्म व संघ में अगाध निष्ठा मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 के लगभग यहाँ आया था। यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो 634 ईस्वी के आसपास यहाँ पर आया था। और जो विराटनगर मत्स्य संघ की राजधानी था, यानी विराटनगर है ये मत्स्य संघ की राजधानी रहा था। उत्खनित कमरों से 36 चांदी की मुद्राएं मिलती हैं, जिनमें 8 पंचमार्क सिक्के मिलते हैं और शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी शासकों की मिलती हैं। यानी यहाँ पर खुदाई की जाती है तो उस खुदाई में कमरों से 36 चांदी की मुद्राएं मिलती हैं, जिनमें 8 पंचमार्क सिक्के और शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी शासकों की मिलती हैं। जिस कपड़े में मुद्राएं बंधी थी वह कपड़ा हाथ से बनी रुई का था। यानी जिस कपड़े में मुद्राएं मिली थी वह कपड़ा रुई से हाथ से बना हुआ था। वस्त्र बुनाई की कला यहाँ के लोग जानते थे। यानी ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कपड़े बुनना भी जानते थे। मृद भांडों में अलंकरण है। मृद भांडों में अलंकृत घड़े पर जिस स्वास्तिक और त्रिरत्न चिन्ह बने हुए हैं, यानी मृद भांडों में अलंकृत घड़े जिन पर क्या बने हुए हैं, स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता के घड़ों पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं। उत्तर हो जाएगा बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता सवाई राम सिंह के शासनकाल में इस सभ्यता की खुदाई की गई। खुदाई में एक स्वर्ण मंजूसा प्राप्त हुआ जिसमें भगवान बुद्ध के अष्टावशेष मिले थे। यानी स्वयं राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस सभ्यता की खुदाई की गई। तो यहाँ पर एक सोने का कलश मिला, स्वर्ण मंजूसा मिला जिसमें भगवान बुद्ध की अष्टावशेष मिले थे। भीम के डोंगरी में एक गड्ढा है जिसे भीम ताल के नाम से जाना जाता है। यानी बीजे की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, गणेश जी की डोंगरी जो 3 हैं, इनमें भीमसेन की जो डोंगरी है, इस डोंगरी पर एक गड्ढा है जिसको भीमताल के नाम से जाना जाता है। विराटनगर के मध्य में अकबर ने एक टकसाल खोली थी। यानी यहाँ विराटनगर के मध्य अकबर ने एक टकसाल खोली थी। इसमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में तांबे के सिक्के डाले जाते थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पूछा जा सकता है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में तांबे के सिक्के डाले जाते थे, वो स्थल कहाँ है? विराटनगर में है। यहाँ मुगल गार्डन, ईदगाह, एक छतरी और सराय निर्मित हैं, यानी बनी हुई हैं। यानी यहाँ पर मुगल गार्डन बना हुआ है, ईदगाह बनी हुई है, एक छतरी है और सराय यहाँ पर बनी हुई है। बाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में की थी, जो बीजक की डोंगरी पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबरू शिलालेख की खोज अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी, जो बीजक की पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये जो बाबरू का शिलालेख है, ये बाबरू का शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। यानी इसकी खोज होते ही इसके 3 साल बाद 1840 ईस्वी को यह शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया था। तो ये जानकारी थी बैराट सभ्यता के बारे में। आगे बढ़ते हम अगली सभ्यता की ओर। हमारी दूसरी सभ्यता है नगरी सभ्यता। ये नगरी सभ्यता है बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में है। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम मध्यमिका था। मध्यमिका सीहोर जनपद की राजधानी थी। यहाँ पर जो प्राप्त सिक्के हैं,
यहाँ प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिकाय सीरी जनपद से लेख लिखा हुआ है। आगे इस संस्कृति का, इस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि ने अपने ग्रंथ में किया है। तो पूछा जा सकता है पाणिनि ने किस सभ्यता का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरी सभ्यता। आगे है इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था। उत्खनन कार्य D.R. भंडारकर द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। यानी इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था। D.R. भंडारकर द्वारा किया गया था। कब किया गया था। 1904 ईस्वी में किया गया था। उत्खनन में प्राप्त सामग्री कौन कौन सी हैं। एक मंदिर और 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पर उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त हुई उसमें एक तो मंदिर मिला है और 2 शिलालेख मिले हैं। शिलालेखों के जो नाम है इस प्रकार से, पहले शिलालेख का नाम गोसुंडी शिलालेख, दूसरे का नाम हाथीवाड़ा का शिलालेख। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर, यह मंदिर द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का संगुकालीन मंदिर माना गया है। यहाँ पर यह मंदिर डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा ही खोजा गया था। गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख इसको माना गया है। जो गोसुंडी का शिलालेख है, ये गोसुंडी का शिलालेख सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था। परीक्षा में पूछा जा सकता है D.R. भंडारकर द्वारा यह पढ़ा गया था और वैष्णव संप्रदाय का यह प्राचीन शिलालेख माना गया है। आगे अगली सभ्यता हमारी बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कौन से जिले में है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। ये कोठारी नदी के किनारे पर है। इसका जो उत्खनन करता है वो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र माना गया है और इसका सहयोगी L.S. लेसनिक माना गया है। यानी बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर है। उत्खनन करता डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और सहयोगी L.S. लेसनिक माना गया है। यहाँ पर है 8 सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। यानी इस सभ्यता में 8 सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस टीले का नाम क्या है। महासत्यों का टीला। जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता किस टीले पर विकसित हुई है। महासत्यों के टीले पर। तो यहाँ पर टीले का नाम पूछा जा सकता है। यहाँ के जो लोग थे, राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। राजस्थान में खेती करने के और पशु पालने के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो यहाँ पर मिले हैं। बागोर सभ्यता के जो भी उपकरण मिले हैं, यानी बागोर सभ्यता के जो भी उपकरण मिले हैं वे मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के यानी बागोर सभ्यता के जो भी उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग हैं पत्थरों से औजार तथा शस्त्र बनाते थे। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो पत्थरों से औजार बनाते थे। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। यानी बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का क्या कहा गया है। संग्रहालय कहा गया है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा गया है। उत्तर हो जाएगा बागोर सभ्यता को कहा गया है। आगे अगली सभ्यता हमारी है रेड सभ्यता, जो टोंक जिले में है। रेड सभ्यता टोंक जिले में है। नदी ढील नदी के किनारे पर है। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी हैं। यहाँ पर जो प्राप्त सामग्री है वो क्या मिली है। खुदाई में क्या मिला है। मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं, चांदी की 8 मुद्राएं मिली हैं और लोहा सामग्री यहाँ पर प्राप्त हुई है। यानी यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो एशिया में, यानी एशिया में अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जो मिला है वो कहाँ पर मिला है। रेड सभ्यता में मिला है। कितने सिक्के मिले हैं। लगभग 3075 सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के यहीं पर प्राप्त हुए हैं। यानी भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के सिक्के जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं। पंचमार्क सिक्के कहाँ पर मिले हैं। रेड सभ्यता में मिले हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है।
तो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है? रेड सभ्यता को कहा जाता है। ये कौन से जिले में? टोंक जिले में है। रेड सभ्यता में बंदर के आकार के समान बर्तन मिले हैं। रेड सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं वो कैसे मिले हैं? बर्तन के बंदर के आकार के समान ये जो बर्तन हैं वो मिले हैं। मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप मिली है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं इन मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप मिली है। आलीशान इमारतें यहाँ पर मिली हैं, आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोरस का एक खंडित सिक्का यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यानी पूछा जा सकता है यूनानी शासक अपोलोडोरस का एक खंडित सिक्का किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आगे हम दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। रंगमहल सभ्यता कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के किनारे पर है। इसका जो काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक माना गया है। इसका उत्खननकर्ता डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में, यानी एक व्यक्ति हन्ना रेड्डी था, उसके निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ। यह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के पास में स्थित है। यानी यह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के पास विकसित हुई थी। यहाँ सेंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यानी 3 प्रकार के अवशेष मिले हैं, सेंधव सभ्यता के अवशेष, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यह जो योधेय गणराज्य की राजधानी थी, एंड जो रंगमहल है यह रंगमहल योधेय गणराज्य की राजधानी रही थी। यहाँ पर मिली मृण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप मिलती है। यानी रंगमहल सभ्यता में जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं उन मूर्तियों में गांधार शैली की छाप देखने को मिलती है। यहाँ पर भी कुछ पंचमार्क सिक्के मिले हैं। यहाँ कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल के कुछ सिक्के यहाँ पर मिले हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल के कुछ सिक्के कौन सी सभ्यता मिले हैं? तो रंगमहल सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पर जो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान, तो वासुदेव चौहान के काल के सिक्के भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो लोग थे उन लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल। रंगमहल सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल था। आगे हम अगले सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी सभ्यता है, इसका नाम है पीलीबंगा सभ्यता है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। यानी पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। सरस्वती नदी जो वर्तमान घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, इसके किनारे पर यह सभ्यता उत्पन्न हुई थी। सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। विशेष प्रकार का गढ़ा यहाँ पर मिला है। बाबा रामदेव जी का मंदिर यहाँ पर मिला है। पीपल के वृक्ष के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो ये छोटी सी सभ्यता थी, इसके बारे में जानकारी दी गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो संबंधी कोई शिकायत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में वो शिकायत अवश्य हमें बताएं। अगर इसमें जो कुछ सुधार करना है उसके बारे में भी आप अपनी जानकारी अवश्य दें, अपने सुझाव हमें अवश्य दें, हम उसको अमल में लाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्ज़ाम ज्ञान स्टडी ग्रुप, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही।